एक आंगन में बहुत सारी भीड़ होती है। एक आंगन में बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। उन लोगों के बीच एक बेटा जिसकी उम्र 30 साल होती है और एक बाप जिसकी उम्र 50 साल होती है। बाप जो होता है वो बेटी के पैरों में पड़ा हुआ होता है। तभी वो उसका बेटा जो होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। जोरदार थप्पड़ मारने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। इधर से बाप जो होता है वह हाथ जोड़कर, चाहे रिश्तेदार हो चाहे आस पड़ोस के लोग हो, उन सभी से घूमकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं शायद इस गलती की माफ़ी के लिए काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे ना ही तो किसी के हिरासत में दो, ना ही पुलिस को कुछ बताओ। रिश्तेदार और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहीं ना कहीं इस बात को मान जाते हैं, वे कहीं ना कहीं उसे माफ़ करने का सोच भी लेते हैं। लेकिन बेटा जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी उसका बाप जो होता है वो कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो बिलख रहा था, रो रहा था और कह रहा था कि बेटा मैं चला जाऊंगा, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और इतनी बड़ी गलती हो गई कि शायद मैं इस गलती का प्रायश्चित कभी ना कर पाऊँ। लेकिन बेटे को उस पर तरस नहीं आ रहा था। बेटा ना ही तो उस पर तरस करने की कोशिश कर रहा था और ना ही तरस खाने की सोच रहा था। बेटा जो होता है लगातार अपने बाप से कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा और ज़िंदगी में ना ही तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हें अपने इर्द गिर्द देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओ और जो तुमने ये घटिया हरकत की है इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी बेटा जो होता है 112 नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वालों को बुलाने के बाद जब उनसे बताता है कि ले जाइए इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने इतना घटिया काम किया है जिसे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बाप ऐसा भी कर सकता है। पुलिस वाले जो होते हैं वे सोच रहे थे कि ऐसा भी क्या क्या काम किया है, इसने क्या कार्य किया है। तभी एक मेडिकल परीक्षण से उस व्यक्ति का जो सच होता है वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद पुलिस वाले भी नहीं सोच पा रहे थे कि हाँ, एक बाप ऐसा भी कर सकता है। आखिरकार वो क्या करता है और कैसे करता है, क्यों करता है, उसकी क्या वजह रही थी, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अमरोहा। अमरोहा की एक कोतवाली लगती है ढिंडोली। दरअसल यहाँ पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में 2 भाई होते हैं, 2 बहन होती हैं और एक माँ बाप होते हैं। 2 भाई जो होते हैं उनकी शादी हुई भाई होती है। भाई जो होते हैं जब शादी हो जाती है तो शादी हो जाने के बाद वे पहले से ही बाहर काम किया करते थे, बाहर ड्यूटी किया करते थे। बाहर ड्यूटी करने के बाद वे अपने घर का खर्चा चलाया करते थे और अपना खर्च चलाया करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद ये अपनी पत्नियों को भी बाहर ले जाते हैं, यानी कि दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली में ही रह रहे थे और दिल्ली में ही काम कर रहे थे। काम करने के साथ साथ वे अपनी पत्नी को भी देख रहे थे। उधर उनकी 2 बहनें थी, एक की उम्र होती है 21 साल और एक की उम्र होती है 14 साल। दोनों बहनें जो होती हैं ये भी अपने माँ बाप के साथ आराम से रह रही थी। इसके माँ बाप जो होते हैं वे भी आराम से रह रहे थे। अब इधर ये अपने घर भी आया करते थे, जब भी छुट्टी हुआ करती थी दोनों भाई और दोनों बहुएं जो होती हैं घर पर आया करती थी। ऐसे ही एक दिन जो होता है दोनों भाई और दोनों बहुएं जो होती हैं, इनकी पत्नियां जो होती हैं वे घर पर आती हैं। घर पर आने के बाद ये पहले की तरह हंसी खुशी परिवार रह रहा होता है, लेकिन ये देखते हैं अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र 14 साल होती है कि वो थोड़ी मुरझाई मुरझाई है। जब वो मुरझाई है तो भाई जो होता है उससे पूछता है कि क्या हुआ छोटी, तुम इतनी मुरझा क्यों रही हो और तुम्हें क्या खुशी नहीं हुई हमें देखकर। तो कुछ बोलती नहीं है, वो कहती है कि भैया सब कुछ सही है। लेकिन उनके भैया को जो दोनों भाई थे उन्हें लग रहा था कि हमारी बहन कभी ऐसे रही नहीं है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ऐसी हो रही है। तभी वे सोचते हैं कि शायद ऐसा ही, शायद इसका मूड सही नहीं होगा। तभी उसके भैया जो होते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी हमसे कुछ छुपा रही है। छोटी से तुम पूछो ना उससे क्या बात हुई है, वो बार बार हमसे नज़रें चुरा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। उसकी भाभी भी जो होते हैं पूरी कोशिश करती हैं उससे पूछने की बेटा क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। दोनों जो होते हैं बड़े ही खुश होते हैं और परिवार पूरा खुशहाल रहता है। यानी कि कुल मिलाकर इस परिवार में 8 लोग होते हैं। 8 लोग जो होते हैं बड़े ही खुश होते हैं। अब ऐसे ही एक दिन इसके बड़े भाई की नज़र जो होती है अपनी बहन के छोटी बहन के पेट पर जाती है। जब पेट पर जाती है तो अपनी बहन का पेट देखता है तो सामान्य से कहीं ज़्यादा हुआ हुआ था। जब सामान्य से कहीं ज़्यादा हुआ हुआ था तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक बात बताओ, ये छोटी का पेट इतना क्यों बढ़ रहा है। मुझे तो पहले जब मैं आया था तब तो नहीं लग रहा था इतना, लेकिन अब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या हुआ इसके पेट में। तो उसकी माँ जो होती है वो उसके पास जाती है। पास जाने के बाद कहती है कि बेटा कोई दिक्कत है क्या।
तो ना कर देती है। ना कर देने के बाद जब वो कहती है, बार बार पूछती है कि बेटा क्या हुआ, कोई बता दो, कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी माँ जो होती है बार बार उससे पूछ रही थी, बार बार उससे मिन्नतें कर रही थी। इधर उसके भाई भाभी जो होते हैं वे भी बार बार मिन्नतें कर रहे थे कि बता दो तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम इतनी मुरझाई हुई क्यों रहती है, और तुम्हारा पेट सामान्य से ज़्यादा क्यों हो रहा है। तभी उसके पेट में एक दिन दर्द होता है। जब दर्द होता है, दर्द इतनी ज़ोर से होता है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, रोने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके परिवार वाले जो होते हैं उसके पास आते हैं। पास आने के बाद उससे पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जब ये आनंद फानन में उसका बड़ा भाई, उसकी माँ जो होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर जब चेकअप किए जाते हैं तो चेकअप में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें मिलती हैं जिससे भी घर वाले और भाई बहन सब अनजानते हैं। जब ऐसी चौंकाने वाली खबर मिलती है, चौंकाने वाला मेडिकल परीक्षण होता है, तब उस मेडिकल परीक्षण में आता है कि ये बच्ची जो है प्रेग्नेंट है, इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। जब ये सारी बातें उसके भाई और माँ को पता चलती है तो वे सोच नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बहन के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी वे डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ते हैं। हाथ पैर जोड़ने के बाद वे सोचने लगते हैं कि पुलिस केस ना हो जाए। वे डॉक्टर से हाथ पैर जोड़ने के बाद अपनी बहन को घर लेकर आते हैं। घर लेकर आने के बाद वो उसकी माँ जो होती है उससे पूछती है कि बेटा ये सब क्या है और ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। उसकी माँ उससे हर कोशिश कर रही थी, उससे हर बात पूछने की कोशिश कर रही थी। वो उसे दिलासा दिला रही थी कि उसकी माँ जो है उसके साथ है और उसके हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। वो उससे हमदर्द बनकर पूछती है और कहती है कि बेटा बता दो तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। इधर चाहे उसका भाई हो या फिर भाभी हो, सब हो, कोई भी हो, हर कोई उससे मिन्नत कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि बता दो ये तुम्हारे साथ किसने किया। तब दूसरे लड़की को लगता है कि उसकी माँ जो है उसके साथ है। उसकी माँ ने उसके हाथ में हाथ रख रखा है, अपनी कोली भर रखी है। तब कहीं जाकर वो 14 साल की लड़की जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर घर वाले ही नहीं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी हैरान हो जाते हैं। वो 14 साल की लड़की जो होती है वो बताती है कि 6 महीने से उसका पिता जो है उसके साथ रेप कर रहा है। जब ये सारी बातें अपनी माँ से कहती है, अपने भाई से कहती है, अपनी भाभी से कहती है, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी की रक्षा करने की, लेकिन एक पिता अपनी बेटी के साथ कैसे हैवान बन सकता है। जब ये बात वो लड़की जो होती है वो बताती है कि 6 महीने से उसके साथ गलत काम किया जा रहा है। 6 महीने से उसके पिता जो हैं उसके साथ ऐसा काम कर रहे हैं। वो बताती है कि एक दिन जब घर में ना ही तो बहन होती है, ना ही भाई होते हैं, ना ही माँ होती है, तभी वो नहा कर अपने वॉशरूम से बाहर आती है। तभी उसके पिता जो होते हैं उसे आपत्तिजनक में देख लेते हैं। जब आपत्तिजनक में देख लेते हैं तो उनकी जो नीयत होती है वो ख़राब हो जाती है, और जब ख़राब हो जाते हैं तो उसके ज़बरदस्ती गलत काम करने लगते हैं। ज़बरदस्ती उसके साथ वो सब करने लगते हैं जो शायद एक पिता को अपनी बेटी के साथ नहीं करना चाहिए, इतनी दरिंदगी नहीं करनी चाहिए। जब उसके साथ वे गलत काम करने लगते हैं तो वो कहीं रोने लगती है, इसका विरोध करते हैं, तो उसे मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। और वो एक दिन नहीं, हर रोज़ ऐसा किया करते थे। कभी जब उन्हें मौका मिला करता था, कभी वे उससे ही चाय मंगाया करते थे, उससे ही पानी मंगाया करते थे, उससे ही खाना मंगाया करते थे। और कभी कभी उनके बाहर जो बैठक होती है उसमें उसे बुलाया करते थे। बुलाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को छूते थे, उसे गंदी नज़र से देखते थे। उस लड़की को अपने पिता से घिन आने लगी थी। वो डरने लगी थी अपने पिता के साथ रहने से। वो डरने लगी थी जब उसकी बहन और माँ कहीं बाहर जाती थी। वो डरने लगी थी उस पिता से जिस पिता ने उसे जन्म दिया है। वो सोचने लगी थी कि मैं अपने पिता के साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने पिता की सारी बातें सबको बता दूंगी। लेकिन वो लड़की जो होती है हिम्मत नहीं जुटा पाती। उधर उसके पिता जो होते हैं वे भी उसके साथ मारपीट करते थे जब जब ये बताने की कोशिश किया करती थी। इसलिए किसी को नहीं बताती है, इसलिए सारी बातें जो होती है अपने अंदर दफन कर लेती है और अपने अंदर ही अंदर रखती है। अपनी माँ से आज ये सारी बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि उसकी माँ जो होती है हमदर्द बन चुकी थी और इसकी जो सारी बातें होती हैं वे सारी पता लग चुकी थी। अब ऐसे ही सारी बातें जो होती है रिश्तेदारों तक जाती है, रिश्तेदारों से पड़ोसियों तक जाती है, पड़ोसी रिश्तेदारी जब सारी बातें जाती है तब कहीं जाकर से बात को दबाने की के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि शायद ये बात किसी को ना पता चले और किसी को पुलिस केस ना हो, तो इसलिए सामूहिक से एक लोगों का गठन सा होता है। उसमें कहा जाता है, एक ऐसा गठन होता है जिसमें कहा जाता है कि हमें इसे जेल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। तो पता लगता है कि इसे जेल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन उसका बेटा जो होता है चीज़ का विरोध करता है और कहता है कि नहीं, मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, इसलिए ये इंसान यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। वो कहता है कि तुम कैसे पिता हो, तुमने अपनी बेटी के साथ दरिंदगी दिखाई, तुमने 14 साल की बेटी के साथ वो सब कर दिखाया, तुम कैसे अब्बू हो। वो अब्बू तुम्हें क्या करती थी और तुमने ऐसा काम किया। जब ये सारी बातें एक बेटा अपने बाप से कहता है और बाप से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी,
तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी 14 साल की बेटी के साथ ये सब करते हुए? तुम्हारे साथ शायद बदसलूकी ही की जाएगी, तुम्हारे साथ ऐसा काम किया जाएगा, तुम यहाँ पर गांव समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। उसकी जब पत्नी होती है वो भी कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ इतना वाहियात काम किया है, इतना गलत काम किया है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुमने उसे पूरी ज़िंदगी वो दुख दिया है जिस दुख को शायद वो कभी भूल ना पाएगी, जिस दुख को शायद वो कभी ना भुला पाएगी, और शायद शादी के नाम से भी डरेगी और तुम्हारी मर्द जात के नाम से भी डरेगी। उस 14 साल की लड़की को तुमने इतना डरा दिया है। इधर जब ये सारी बातें कह ही रहे होते हैं तभी गांव वालों से उसका बाप जो होता है माफ़ी मांगने लगता है, रिश्तेदारों से भी माफ़ी मांगने लगता है, बेटे से भी माफ़ी मांगने लगता है, अपनी बेटी के पैरों में पड़कर भी माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन बेटा जो होता है उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ना ही तो मैं तुम्हें माफ़ करूंगा और ना ही तुम्हें अपने घर में रखूँगा। तभी वो 112 कॉल करता है। कॉल करने के बाद पुलिस को सारी घटना की जानकारी देता है और मेडिकल परीक्षण दिखवाता है। मेडिकल परीक्षण दिखवाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में ले लेने के बाद उस लड़की का फिर से मेडिकल परीक्षण कराया जाता है ताकि पक्का प्रूफ हो सके। डीएनए टेस्ट सभी सारी मिलाप होते हैं। मिलाप होने के बाद उस लड़की को काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। काउंसलिंग के लिए इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उस लड़की का जो मानसिक संतुलन था वह ऐसा हो चुका था कि वो लड़की बहुत घबराई हुई रहती थी, वो लड़की बहुत ही डरी डरी रहती थी, सहमी सहमी रहती थी। जब उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है तो लड़की जो होती है वहाँ पर काउंसलिंग लेते हुए भी चिल्ला उठती थी जब उसके पिता का नाम उसके सामने आता था। वो चिल्ला उठती थी जब उसके बाप का नाम लिया जाता था। वो चिल्ला उठती थी जब उसका पिता सामने लाने की बात कही जाती थी, जब उसके पिता को। ये सारी बातें वो जब काउंसलिंग में कर रही थी तभी काउंसलिंग उसे हर रोज़ दी जा रही थी। ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम इसे ऐसी सज़ा दिलवाएंगे जिससे कभी वो बाहर नहीं आ पाएगा, और ऐसे इंसान को बाहर रहने का ना ही तो कोई अधिकार है ना ही इसे बाहर रहने की कोई अनुमति है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में इसलिए लेते हैं ताकि वे इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सके और उसे कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में जज साहब से कहते हैं कि जज साहब इसे ऐसी सज़ा देना जिससे इसकी रूह कांप जाए और शायद ये किसी के भी साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। पुलिस वाले जो होते हैं वे भी इस केस को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अपनी 14 साल की लड़की के साथ कोई बाप ऐसा कर कैसे सकता है। जब ये बातें जो होती है यानी घटना जो होती है सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। एक पिता जो अपनी बेटी को इतना चाहता है, अपना प्यार करता है, अपनी बेटी का घर बसाना चाहता है, अपनी बेटी को बड़े लाड चाव से रखता है, अपनी बेटी की सुरक्षा करता है, क्या वही पिता अपनी बेटी के लिए राक्षस भी बन सकता है? इधर इसका भाई जो होता है लड़की का, ये बहुत समझदार होता है, जो 30 साल का होता है। वो अपनी बहन के लिए लड़ता है। लड़ने के बाद कहता है कि मैं अपने पिता को ना ही तो ज़िंदगी में कभी माफ़ करूँगा, ना ही उन्हें अपने घर में रखूँगा। यहाँ पर ये सारे बच्चे जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारे अब्बू ने हमारी बहन के साथ बहुत गलत किया। वाकई में उसने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।